स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपना पॉलिटिकल डिसिप्लिन में इंटरनेशनल रिलेशन को इस बार पढ़ना है। ओके, तो इस बार आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को पढ़ना है, जिसमें टोटल आपको 3 यूनिट पढ़नी है। ये यूनिट सेकंड का चैप्टर 3rd है। इससे पहले यूनिट 1 के तीनों चैप्टर, ठीक है। यूनिट 2 के भी 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया जा चुका है। बाकी यूनिट 3rd का पार्ट 1 है। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। ये यूनिट सेकंड के चैप्टर 3rd का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली, मतलब ये देखेंगे कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने ये देखा कि शीत युद्ध क्या था, किन दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध उभरा और शीत युद्ध उभरने के कारण क्या क्या थे, ठीक है। हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे की शक्ति को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, एक शीत युद्ध चला, है ना। फिर उसके बाद, और जब वो आपस में लड़ रहे थे, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बाकी देश ये नहीं देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ रहे हैं, कैसे एक आपसी की प्रतिद्वंदिता लोगों को दिखा रहे हैं, देश के सामने दिखा रहे हैं, विश्व पे दिखा रहे हैं। ये सब कुछ बाकी देशों को भी दिख रहा था। तो ये सब बाकी जब देशों को दिख रहा था तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद को संभाला और अपने आप को बिल्कुल अलग किया, ठीक है। तो बाद का दौर, यानी कि शीत युद्ध के बाद का दौर में देखा गया कि अमेरिका के अलावा भी कई सारे छोटे छोटे शक्तियां जो है वो उभर करके आ रही है। समझ गए होंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमने पिछली बार पढ़ा कि यूएसए और अमेरिका, यही जो थी दो एकमात्र शक्ति थी, महाशक्ति, जिनके पास सब कुछ था, इसीलिए वो आपस में लड़ भी रही थी, क्योंकि दोनों के पास सब कुछ है तो वो आपस में लड़ रही है। तो लेकिन जब एक शक्ति मर गई, यूएसएसआर का जब पतन हुआ था, यूएसएसआर सोवियत संघ का जब पतन हुआ था, तो उसके बाद तो सिर्फ अमेरिका बचा ना पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति, क्योंकि एक शक्ति तो खत्म, एकमात्र अमेरिका बची। तो फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कुछ बदलाव आने शुरू हुए, जिसमें और छोटे छोटे जो देश हैं, ये राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वो विकसित होकर के विश्व के सामने दिखे, जिनमें से यूरोपीय संघ, चीन, रूस, जापान के नाम है। अब तो भारत भी इन्हीं के अंदर आता है, जिस भारत में हम रहते हैं वो भारत भी इसी के अंदर आता है, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध के बाद का दौर कैसा रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये साथ ही हम देखेंगे कि शक्ति के नए नए केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे यूरोपीय संघ हो गया, चीन, रूस, जापान, भारत। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 4 ही जो है संगठन पढ़ने हैं। यूरोपीय संघ पढ़ोगे आप, उसके अलावा चीन देश पढ़ोगे, रूस का देश पढ़ोगे और जापान देश के बारे में पढ़ोगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत फिर भी मैंने एडवांस में जोड़ा ताकि आपको पता हो कि जिस भारत में आप रह रहे हो वो भी एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, जिसको एक शक्ति माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंत में एक निष्कर्ष देख लेंगे, बस इतना सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि शीत युद्ध का जो दौर है, इससे पिछले में हमने शीत युद्ध जो है पूरे 6 दौर में पढ़ा है ना। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंतिम चरण, ये पूरे 7 चरणों में हमने शीत युद्ध को पढ़ा। तो टोटल 7 चरणों में ये विभाजित था। शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1945 से 1991 तक चला था, ठीक है। 1945 से 1991 तक चला था। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जब खात्मा हुआ, जब उसका विघटन हुआ, तो शीत युद्ध का भी अंत माना गया। अब देखो ये दोनों बातों को कैसे मैंने जोड़ा है, क्योंकि देखो शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, राइट। यूएसए और यूएसएसआर के बीच ही में तो चल रहा था। अब जब एक शक्ति खत्म हो गई तो दूसरी जो बची वही तो विजय रहेगी। तो अमेरिका बचा और उसी के साथ जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई देश तो था नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के इतिहास में शीत युद्ध के बाद का जो दौर है वो बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में उभरा है, बहुत बड़ा चेंज देखा गया, क्योंकि अब अमेरिका के अलावा कई सारी छोटी छोटी शक्तियां जो थी वो भी उभर रही थी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन था। शीत युद्ध एक अलग प्रकार का युद्ध था, क्योंकि इस दौरान वह शक्तियों द्वारा हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि वे एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक,
राजनीतिक तौर से आपस में ही लड़ते हैं। यानी कि मैंने बताया था ना शीत युद्ध, पिछले बच्चे हो आपको तो अच्छा, आपको शीत युद्ध को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शीत युद्ध बहुत अच्छे से देखा था कि शब्द हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। यहाँ पर दो देशों के बीच में, फिर दो समूह के बीच में लड़ाई चलती है, लेकिन बिना हथियारों की लड़ाई चलती है, सिर्फ विचारधाराओं में लड़ाई चलती है। अब देख लेते हैं कि शीत युद्ध के बाद का दौर कैसा था। दोनों महाशक्तियों को पता था कि हथियारों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके कारण इसका नाम जो है शीत युद्ध रखा गया। क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को देख चुके थे और उसका जो दुष्परिणाम था वो झेल चुके थे। नहीं चाहते थे वो दोनों भी कि ऐसा दोबारा हो, इसीलिए इसको शीत युद्ध बोला गया। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, खत्म हुआ, तो शीत युद्ध का भी अंत हुआ। और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अमेरिका जो है वो शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, इसके बाद वैश्विक राजनीति एक द्रव्य विश्व में परिवर्तित हो गया। एक द्रव्य मतलब एकमात्र विश्व जिसमें अमेरिका ही अमेरिका है, क्योंकि शक्ति उसी के पास है। अब शक्ति का मतलब ये नहीं है कि एक अलग से पावर है, नहीं, उसके पास आर्थिक शक्ति है, उसके पास राजनीतिक शक्ति है, उसके पास सैन्य शक्ति है, सामरिक शक्ति है, तो ये सब शक्तियाँ उसके पास है। परंतु वहीं कुछ विद्वान इस युग को बहुद्रव्य विश्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी शक्तियाँ जो है उदय होती नज़र आई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हो, आप निष्कर्ष में बहुत अच्छे से लिख पाओगे इनको। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध अपने मुद्दों पर आसीन था। देखो मुद्दे कौन कौन से थे। शीत युद्ध अगर किसी के भी चल रहा है तो शीत युद्ध पर विशेष ध्यान क्या दिया जाता है? कुछ मुद्दों पे। वो मुद्दे कौन कौन से थे? शीत युद्ध जब चलता है तो सैन्य सुरक्षा पर बल दिया जाता है। उस पर ये देखा जाता है कि आतंकवादी जो संगठन है उनके मुद्दे ना उठे, इन पर जो है कंट्रोल किया जाता है। पर्यावरण और जलवायु वाले मुद्दों पे यहाँ पर चिंतन किया जाता है। अल्पसंख्यक यानी किसी देश में अगर संख्या कम है लोगों की तो उस देश का कैसे विकास किया जाए, वहाँ के लोगों का कैसे विकास किया जाए। मानव अधिकार की बात करता है, संप्रभुता की बात करता है कि किसी देश के किसी व्यक्ति की संप्रभुता को कैसे बचाना चाहिए। शरणार्थी की समस्या यानी कि दूसरे देश से आए हुए लोगों की समस्या, इसकी समस्या पर शीत युद्ध जो है वो बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, सतत विकास जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की चिंता पर ये बात करता है। उसके अलावा शीत युद्ध शांति पर बात करता है कि युद्ध से रहित रहो, युद्ध मत करो, निशस्त्रीकरण पर बल देता है, हथियार का प्रयोग मत करो, जितना ज़्यादा हो सके अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाओ। तो इन मुद्दों पर जो है शीत युद्ध बल देता है, यानी कि जो भी देश शीत युद्ध में शामिल है वो सब इन मुद्दों पर विचार करते हैं। तो एक तरफ माना जाए तो शीत युद्ध अच्छा था। इसीलिए शीत युद्ध के बाद का दौर जो है वो बहुध्रुवीय दौर कहलाया गया, क्योंकि कई सारी शक्तियाँ इसके बाद उभर करके आई। ठीक है, शीत युद्ध के बाद कई सारे केंद्र आए। शीत युद्ध के बाद विश्व स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का उद्भव हुआ, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का नाम दिया गया। अब देखो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या होते हैं, ये थोड़ा पढ़ो। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा से। ये एक अवधारणा है, विचारधारा है, जिसमें निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है वो अमेरिका के अलावा कई सारे छोटे संगठनों या देशों को दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अब अमेरिका नहीं है, अमेरिका के अलावा भी कई सारी छोटी छोटी शक्तियाँ हैं। अब देखो कहीं पर भी पूरे विश्व में छोटी छोटी जो शक्तियाँ उभरने की बात कही गई है उसको हम दो सिरे से समझ सकते हैं। देखिए, या तो कई सारे देश मिल करके संगठन बना करके वहाँ पर उद्भव हुए, या फिर कोई एक देश है जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी दूसरी देश को टक्कर दे सकता है ना। तो अगर बात करी जाए संगठन की कि कौन कौन से संगठन है जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, तो क्या आएगा? यूरोपीय संघ। समझ गए होंगे ना कि यूरोपीय संघ क्या है। तो यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, उसके अलावा आसियान है। ये आपके सिलेबस पे तो नहीं है, बट फिर भी आप इसको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आसियान, कई बार नाम सुना होगा, न्यूज़ वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो फिर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो काफ़ी बार उन्होंने आसियान का नाम सुना होगा, दक्षेश का नाम सुना होगा, ब्रिक्स का नाम सुना होगा। भारत में जो मोदी जी हैं
कई बार ब्रिक्स वगैरह में जाते रहते हैं, आसियान वगैरह में जाते रहते हैं, है ना, इन सब से बात होती है उनकी। तो क्या है ये सब क्या है, सत्ता के वैकल्पिक संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस, ब्रिक्स। अगर बात करी जाए देश की, तो कौन कौन से देश आते हैं, तो उनमें से चीन है जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश तो अभी तक चीन ही है ना। हाँ, वो बात अलग है, कुछ टाइम पे भारत आगे आने वाला है। चलो, भारत किसी मुद्दे पर तो चीन से आगे है ना। चीन में जनसंख्या के मुद्दे पर से आगे तो जाएगा, किसी मुद्दे पर तो आगे जाए। फिर उसके बाद जापान है, फिर भारत है, फिर इजराइल, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश है, ठीक है। देश की बात की जाए तो ये लिखना आप, और क्षेत्रीय संगठन अगर बोला जाए तो इनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। बट सिलेबस में आपसे सिर्फ यूरोपीय संघ पूछेगा, बाकी के ये 3 नहीं पूछेंगे। देखिए, क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इन पे फोकस किया जाता है। तो जब भी क्षेत्रीय संगठन बनते हैं उनके कुछ टारगेट होते हैं। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखा है, नोटबुक है आपके पास, पेन है आपके पास, तो उसको हाथ लगे नोट कर लो, अच्छा रहेगा ताकि आप लिख सको। ये जो क्षेत्रीय संगठन है ये परस्पर सहयोग पर बल देते हैं। कहते हैं कि जितना हम आपस में बंध के रहेंगे, युद्ध वगैरह उतने ही कम होंगे, ठीक है। तो परस्पर सहयोग पर बल देते हैं। क्षेत्रीय संगठन कहता है कि सामूहिक सुरक्षा पर बल देनी चाहिए। सभी लोगों के साथ में अगर हम रहेंगे तो सामूहिक सुरक्षा बनेगी। वैश्विक चुनौती से निपटारा होगा, यानी कि वैश्विक चुनौती मतलब आने वाली, जैसे अभी कोरोना आया था, है ना। कोरोना क्या है, एक वैश्विक चुनौती है। तो ऐसे कोई मुद्दे आएंगे तो उस पर हम सब मिल करके निपटारा करेंगे, ऐसा कहा जाता है। क्षेत्रीय शांति कायम करेंगे, यानी कि युद्ध वगैरह से दूर रहेंगे। आर्थिक विकास, किसी भी देश की अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, शांति पर बल देते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो किसी भी क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए। आपने जो है शीत युद्ध अच्छे समझ लिया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों को अच्छे समझ लिया, शीत युद्ध के मुद्दे कौन कौन से होते हैं ये भी अच्छे से समझ लिया, विघटन के बाद इसका उदय कैसे हुआ ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। सो बेसिकली हमने अच्छे से समझ लिया पहला टॉपिक, शीत युद्ध के बाद का दौर। यूरोपीय संघ भी मतलब ये है कि हमने क्लियर कर लिया कि सत्ता के नए नए केंद्र में हमने ये सारे देख लिया। इसके बाद आप पार्ट 2 जा करके देख लो, ठीक है। 3rd चैप्टर पर पार्ट 2 है, वो आप जाके देखो, जिसमें हम यूरोपीय संघ को अच्छे समझेंगे, कैसे ये यूरोपीय संघ बना, ये क्या क्या इसके अंदर खासियत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों को अभी ये बताना है कि भारत, आपका ये होमवर्क है, बताइए भारत की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। जनगणना जो हुई थी अभी तो नहीं हुई थी, जनगणना जो हुई थी लेटेस्ट, जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है भारत की, ये आपको अभी बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जाकर के आप पार्ट 2 देखो, वहाँ पर जाकर के आप ये बाकी टॉपिक्स भी क्लियर कर लोगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना।